बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में करातेगर अपने घोड़े का मुंह धुलवा रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुमने देखा प्यारे, क्या तुमने सुना? मैं तुम्हारे साथ बहुत सी जंगों पर गया और अब सदरान का भी सरदार बन गया। मेरे पास वो गजाली आंखों वाली है और तुम्हारे पास कसरान है। हाँ, तो वहाँ पे आने वाले उमर मल्ला कहते हैं, तुम सदरान के सरदार बन गए, तुम्हारे लिए मौजू है। यह सुनकर करातेगर कहता है, खुदा ने मुझे ये अता किया है, खुदा ने मुझे हुक्मरानी का तोहफा दिया। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, हम इसे नसीब कहते हैं, मगर क्या तुम सलाहुद्दीन की तरह हक के रास्ते पर चलोगे? क्या तुम इसके लिए लड़ने को तैयार हो ताकि उसके कबीले जैसा घर तुम्हें भी नसीब हो? इस पर करातेगर कहता है, आप सब अपने उस ताकतवर और अजीम सलाहुद्दीन को बचाने क्यों नहीं गए? हाँ, उसे सलीबियों ने क्यों उठाया? राज के रखवाले, अजीम राज के रखवाले, राज रखने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। क्या आपकी अजीम ताकत सलाहुद्दीन को बचाने के लिए काफी नहीं है? तो उमर मल्ला उसके करीब होकर कहते हैं, फिक्र ना करो, जो जरूरी हुआ करेंगे, वही सुनो जो सुनने की जरूरत है। उसकी मदद करो जिसकी मदद करने का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है, क्योंकि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अगर तुम वापस नहीं मुड़ते, जब गिरोगे कोई मदद नहीं करेगा। ये कहते साथ ही उमर मल्ला पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम गार में देखते हैं अबराम सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, मुझे वो मालूमात दो जो मैं चाहता हूँ और अपने आप को और कबीले को बचा लो। तुम यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मेरे हाथ हर जगह हैं, सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इंतजार करो। उधर झाड़ियों में छुपे हुए सलाहुद्दीन यूबी के साथी गश्त करते हुए सलीबी सिपाहियों को दबोच लेते हैं और पल भर में उनकी गर्दनें तोड़ डालते हैं। फिर एसिस कहते हैं, गार उस तरफ है, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि हम देखते हैं कि गार के बाहर 4 सलीबी सिपाही खड़े होते हैं। कुछ देर के बाद एसिस अपने साथियों के साथ उनके करीब पहुंच जाते हैं। गार में अबराम सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, मैं तुम्हारी ताकत की तारीफ करता हूँ, लेकिन तुम अभी तक मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, फिर मैं तुम्हें उन सलीबियों के साथ तबाह कर दूंगा जिनकी तुम मदद करते हो। गार के बाहर सलाहुद्दीन यूबी के साथी 4 सलीबी सिपाहियों को तीर मारकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए गार में दाखिल हो जाते हैं। गार के अंदर अबराम सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, तुम्हारा कबीला खून की नहर में बदल जाएगा, तुम्हारे सारे प्यारे मर जाएंगे। इतनी बातें करने के बजाय मुझे वो मालूमात दो और यहाँ से आजाद हो जाओ। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं ना तो मालूमात दूंगा और ना किसी के सामने झुकूंगा। मैं यहाँ से निकलकर अपने कबीले वापस चला जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा सर लूंगा। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी के साथ किसी और गार में जा घुसते हैं। इधर अबराम सलाहुद्दीन यूबी से पूछता है, मुझे तुम कैसे मारोगे? उन सिपाहियों के जरिए जिनके लिए तुमने निशानात छोड़े हैं, वो तीर जो तुमने जमीन में अटकाया, वो खून जो तुमने जमीन पर गिराया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एहसास नहीं था कि तुम निशानात छोड़ते आ रहे हो? ये सुनने के बाद सलाहुद्दीन यूबी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। अबराम मजीद कहता है, मैं जानबूझकर उन्हें किसी और गार में ले गया, मैंने खेल खेला सलाहुद्दीन, मौत का खेल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार में उठने वाले धुएं से सलाहुद्दीन यूबी के साथियों की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो सब खांसना शुरू कर देते हैं। मगर एसिस एकदम से कहते हैं, जल्दी से पीछे हटो, यह जहरीला धुआं है। इसके साथ ही वो सब पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। इधर अबराम कहता है, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता सलाहुद्दीन। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मैं निकल जाऊंगा, चाहे तुम मुझे लोहे की जंजीरों में जकड़ दो, मैं अपनी रियासत के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें मैं अपने कबीले पर हमला करने दूंगा। यह सुनकर अबराम कहता है, असल सफर शुरू हो चुका है सलाहुद्दीन, हम जा रहे हैं। ये कहते साथ ही अबराम पलट जाता है। उधर हम देखते हैं कि गार के बाहर सलाहुद्दीन यूबी के साथी जोर जोर से खांस रहे होते हैं। इस इलाके में 2 आने वाले तीर बज़ोक और पारस के कंधे के करीब बेवस्त हो जाते हैं। अगले पल सलीबियों की बड़ी तादाद उन पर हमला कर देती है। जख्मी होने के बावजूद पारस एसिस के साथ उन पर चढ़ दौड़ता है और बज़ोक से कहता है, बज़ोक बज़ोक हमला। यह सुनकर बज़ोक भी उठ जाता है और तीरंदाजी शुरू कर देता है। उसकी जबरदस्त तीरंदाजी से बहुत से सलीबी सिपाही मारे जाते हैं और बाकियों का काम उसके साथी कर डालते हैं। लड़ाई के बाद एसिस पारस और बज़ोक से उनका हाल अहवाल पूछते हैं तो बज़ोक कहता है, यह गहरा जख्म है लेकिन मैं ठीक हूँ। जवाबन एसिस कहते हैं, वो शैतान से भी बदतर है। फिर पारस कहता है, अब हम अमीर सलाहुद्दीन को नहीं ढूंढ सकते, अब क्या होगा? जवाबन एसिस कहते हैं, कबीले की किस्मत का इन्हिसार अमीर सलाहुद्दीन को तलाश करने पर है। यहाँ तक कि अगर हम मर भी जाएं तो भी हम वापस नहीं जाएंगे तब तक जब तक हम अमीर सलाहुद्दीन को तलाश ना कर लें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी महल में अस्मत खातून सुल्तान से कह रही होती है, सलाहुद्दीन की कैद से मामलात पेचीदा हो गए हैं, मेहदूद ने करातेगर को भटका दिया है, वो सलाहुद्दीन के कबीले को मुंतकिल करने का इरादा रखता है और उसकी इताअत करने वाले तमाम कबाइल को वहाँ पे आबाद करना चाहता है। आप उसे कैसे रोक नहीं सकते? तो सुल्तान कहते हैं, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि वो सलाहुद्दीन के खिलाफ अपनी रंजिश की वजह से ऐसा कर रहा है। सलाहुद्दीन के कैद होने ने उसे फायदा पहुंचाया और वो कहता है कि वो ये रियासत के लिए कर रहा है। इस पर अस्मत खातून कहती है, हमें एक मंसूबे की जरूरत है, एक ऐसा मंसूबा जो मेहदूद और करातेगर के मंसूबे तबाह कर दे। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं, मेहदूद वो विरासत को इस्तेमाल करके ताकत ले रहा है और वो मुझ पर चढ़ाई करके बता रहा है, लेकिन मैं ऐसा वार करूंगा कि मैं उसकी विरासत भी ले लूंगा और तमाम सदरान को अपने साय तले जमा करूंगा। तुम और मैं, तुम्हें और मुझे इत्तेहाद करने के लिए बड़ा इकदाम उठाने की जरूरत है। मेरी रियासत का मुस्तकबिल हमारे इत्तेहाद से तुलू होगा और यही वाहिद रास्ता है। मैं और तुम उनके तमाम मंसूबों को बर्बाद कर देंगे अस्मत। यह सुनकर अस्मत खातून हैरान होते हुए पूछती हैं, नूरुद्दीन आप क्या कह रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, क्या तुम हमेशा के लिए मुझसे इत्तेहाद करोगी अस्मत? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो हाथ अस्मत खातून
खातून की जानिब बढ़ा देते हैं। तो अस्मत खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप कबीलों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है? सुल्तान की नफी में सर लाने पर अस्मत खातून कहती हैं, मैं गौर करूंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि गार में अब्राम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, उनके लिए तुम्हें तलाश करना नामुमकिन है, तुम्हारे जाने का वो वाहिद रास्ता मालूमात है जो तुम मुझे दोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ये जगह तुम्हारी कब्र होगी। जवाबन अब्राम कहता है, तुम्हारी अजियत जल्दी शुरू हो जाएगी सलाहुद्दीन। इधर दीवान से निकलने के बाद अस्मत खातून का सामना मलका से होता है और मलका कहती है, तुम्हारा भाई करातेगन तुम्हारी भी नहीं सुनता, अब क्या तुम अपनी पोस्ट बचाने के लिए सुल्तान के पास भाग कर आई? जवाबन अस्मत खातून कहती है, मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ इत्तेहाद के लिए आई हूँ। यह सुनकर सुल्ताना पूछती है, तुम्हें इससे पहले कब इत्तेहाद की ख्वाहिश थी अस्मत खातून? अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अपना कबीला खो रही हो और सुल्तान नूरुद्दीन की मदद लेने आ गई। अस्मत खातून कहती है, आप इल्जाम नहीं लगा सकती, मैं यहाँ सिर्फ इत्तेहाद करने आई हूँ। आप क्या सोचती हैं मुझे उससे कोई परवाह नहीं, और मैं आपको बता दूं कि सुल्तान ने मुझे शादी की पेशकश की है। यह सुनकर मलका की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पूछती हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, जो भी आप समझ रही हैं। ये कहते साथ ही अस्मत खातून आगे बढ़ जाती हैं और सुल्ताना नूरुद्दीन कहते हुए दीवान में जा घुसती हैं। फिर गुस्से में सुल्तान से कहती हैं, हमेशा के लिए इत्तेहाद, इसका क्या मतलब है? तो सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत के अंदर आने की? सुल्ताना एक बार फिर पूछती हैं, हमेशा के लिए इत्तेहाद, इसका क्या मतलब है? सुल्तान कहते हैं, वही कर रहा हूँ जो रियासत के लिए जरूरी है। इस पर सुल्ताना कहती है, आप रियासत को अपने दिमाग से चलाएंगे या फिर जज्बात से? तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, अपनी हद में रहो मलका। मलका पूछती है, और शादी करने से क्या मुराद है? किसके लिए? इसका क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? आपकी खातून आले सल्जोक से है, आप एक कबीले की औरत से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर इस अजीम रियासत को वाकई अस्मत खातून की जरूरत है तो ये गिर जाएगी। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि क्या हो रहा है? सलाहुद्दीन पकड़ा गया है, मियादोद ने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया है और अब ताकत हासिल कर रहा है। जवाबन सुल्ताना कहती है, तो फिर उसका सर काट दें। सुल्तान कहते हैं, रियासत के वारिस के सरबराह का सर, ताकि बाकी लोग खुलेआम रियासत के खिलाफ जुर्म करें? सुल्ताना पूछती है, क्या ये सिर्फ वारिस का मामला है? क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको वारिस नहीं दे सकी? तो सुल्तान कहते हैं, मुझे और भी काफी मसाइल हैं। जवाबन सुल्ताना कहती है, मैंने आपसे कहा था कि उसकी शुरू से ही आप पर नजर है, लेकिन मैं आपको किसी भी सूरत में अस्मत खातून के साथ गठजोड़ नहीं करने दूंगी। तो सुल्तानों ने खबरदार करते हुए कहते हैं, मत करें मलका, मत करें। मगर मलका कहती है, अगर वो भेड़िया है तो मैं भी शाहीन हूँ। अगर आपने मुझे अपने पंजे दिखाई तो जंगी सुल्तान और बोरो खातून देखेंगी कि सल्जोकी मलका क्या कर सकती है। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। उधर कुछ में मियादोद विक्टोरिया के पास जाता है और विक्टोरिया का ताज उसे दिखाते हुए कहता है, हमारा करातेगन थोड़ा पागल है, उसने फिर से कोई पागलपन दिखाया, लेकिन ये ताज सिर्फ आपके शानदार सर पर जेब देता है। विक्टोरिया कहती है, ऐसा लगता है कि जंगियों को मेहरबान होने के लिए हमारे गुस्से का सामना करने की जरूरत है। अगर मुझे मालूम होता तो ये मैं बहुत पहले करती। इस पर मियादोद कहता है, अगर आप हमारी बात सुने तो आप हमारे सर का ताज बनेंगी, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आपका सर इस ताज समेत गिर जाएगा। मेरी बात गौर से सुने, मैं सलाहुद्दीन का कबीला खत्म कर दूंगा और आप सलाहुद्दीन को आजाद करेंगी। मैं वहाँ उन कबाइल को आबाद करूंगा जो मुझसे बैत करेंगे। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, ठीक है प्यारे शेर, ठीक है, वहाँ अपने कबीले को आबाद करो, हम उन कबाइल को भी तबाह कर देंगे। जवाबन मियादोद कहता है, आपका ये शानदार सर सिर्फ आपके कंधों पर ही अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। मियादोद की बात सुनकर कमांडर कहता है, तुम होते कौन हो मलका को धमकियां देने वाले? हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कहते साथ ही वो जैसे ही ताज की जानिब बढ़ता है तो मियादोद उसका खंजर निकालकर उसे पीछे धकेल देता है। मियादोद के सिपाही भी सलूबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और मियादोद एक सलूबी सिपाही का हाथ कमांडर के सीने पर रखकर खंजर उसमें गाड़ देता है। फिर कहता है, 40 होशियार लोग एक दीवाने के खिलाफ क्या कर सकते हैं? तुमने शेर को अपने पंजे दिखाए, अगर तुम अपनी तलवारें लेकर मेरे करीब भी आओगे तो तुम्हारे अपने ही सर गिर जाएंगे। सूरत हाल बिगड़ती हुई देखकर विक्टोरिया सब सलूबी सिपाहियों को पीछे कर देती है और कहती है, फिलहाल ये मसला हमारे और सलाहुद्दीन के दरमियान है, हम पहले उसके कबीले को तबाह करेंगे, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, मैं तुम्हें शेर से बिल्ली बना दूंगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर